आप सुन रहे हैं मायापुत्र उपन्यास का भाग 3। वो थोड़ी देर मुझे देखती है। पता है जवाब देने ना देने के बीच द्वंद चल रहा है। फिर मेरा उसे सिली कहना उसके बोलने का निर्णय पक्का कर देता है। उस रात कमरे में कौन आया था? आज शाम कमरे में कौन आया था? मैं चाय बनाकर तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रही थी? मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट महसूस होती है। डर के लंबे हाथों की उंगलियां मेरे शरीर को छू रही हैं और ज़ोर ज़ोर से ये डर अंदर प्रवेश कर रहा है। कौन आया था? कोई नहीं था। मेरे अंदर का कोई सुप्त डर अमूर्त को बता रहा था कोई नहीं था। दोबारा कोई नहीं था। शायद मैं अपने आप को हौसला देने के लिए कह गया। वो कहती है कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया था, तभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। शरीर का हर अंग मुड़ रहा था, जोर की कन्वल्शंस हो रही थी। मैं आई थी, तुम्हें छुआ था। तुम कहते हो मेरे हाथों में हीलिंग टच है। हाँ है। तुम्हें छूकर मैंने तुम्हें अपने से मुक्त कर दिया था। आज शाम भी तुम्हारे कमरे में मेरा कायाहीन शरीर आया था तुम्हें बुलाने, और देखो तुम आ गए। परेशान थे। मैंने तुम्हारी आंखों को हाथ की उंगलियों से छुआ। तुम मुक्त हो गए, नॉर्मल हो गए। अब मैं बिल्कुल भयग्रस्त हूँ। क्या ये सुनहरे सेब के रंग वाली औरत कोई डाकिनी है? विच है? क्या इसके पास काली शक्तियाँ हैं? मुझे यहाँ से उठना चाहिए। यहाँ कभी नहीं आना चाहिए। इसकी छाया से बचना चाहिए। डॉक्टर मनचंदा से कहकर कल ही हॉस्पिटल से छुट्टी ले लूँगा और वो जख्मों के टाँके रवि के घर आकर खोल लेंगे। वो समझ गई है कि मैं इस क्षण त्रस्त हूँ, यानी कि डरा हुआ हूँ। मुस्कुराती है। आंखों के भूरे रंग की जगह काला रंग लौट आता है। डर क्यों गए? जब तंत्र विद्या में विश्वास नहीं तो मेरी बात क्यों मान गए कि मैं तुम्हारे कमरे में 2 बार आई थी, बिना शरीर के, कायाहीन? मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ। ठीक ही तो कह रही है। जिस किसी के अस्तित्व से होने से मुझे इनकार है, उससे डरने का क्या मतलब? शायद इस कमरे के एटमॉस्फेयर ने, कलर स्कीम ने, उसके सुनहरे सेब से रंग ने, मेरी बीमारी से कमज़ोर शरीर ने मुझे थोड़ी देर के लिए सम्मोहन में बांध दिया था और मैं उसकी शरीर त्यागने की बातों में आ गया था। मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, लेकिन शरीर होते हुए भी शरीर को छोड़ना ये कैसे मुमकिन है? वो बताती है, शरीर क्या केवल वही है, उतना ही है जितना दिखाई देता है? क्या वही आकार है जो मांस और हड्डियों में कैद है? नहीं, ये बाहर का शरीर है जो दिखाई देता है। अंदर का शरीर अलग है, हर क्षण हर जगह है। कठिन साधना से हम अपने दिखाई देने वाले शरीर से मुक्ति पा लेते हैं। तब एक कायाहीन शरीर बाहर आ जाता है, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रल कहते हैं। ये कायाहीन शरीर गति से नहीं बंधा हुआ और ना ही अंतरिक्ष से। क्षणांश में ये कई कल्पों की सारे अंतरिक्ष की यात्रा तय कर लेता है। यही उस रात और आज शाम हुआ था। उस रात मैं पूरी तरह से समाधि अवस्था में थी, पूरी तरह से अपनी काया त्याग त्याग सकी और मेरा कायाहीन शरीर तुम्हारे कमरे में गया, तुम्हारे अंदर प्रवेश किया था। लेकिन क्यों? मेरे कमरे में क्यों? मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट क्यों? पता नहीं, पहले कभी मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा कायाहीन शरीर किसी और के शरीर में नहीं गया, लेकिन मैं शायद इस विद्या की, अपने तंत्र गुरु की परीक्षा लेना चाहती थी। उस रात जब नर्स मुझे बुलाने आई थी, तुम्हें बहुत बीमार देखा तो समझ गई कि मैं अपनी परीक्षा में पूरी उतरी। गुरु का पढ़ाया सिखाया सच है। मेरी शंका सवाल करती है, लेकिन ये हार्मफुल हो सकता है, नुकसान कर सकता है? नहीं, जिन्हें पता नहीं वो समझते हैं कि तंत्र का केवल एक अर्थ है, एक ही प्रभाव है। नहीं, ये एक काला तंत्र है जो नेगेटिव है, हार्मफुल है। एक श्वेत है जो पॉजिटिव है, हानि रहित है। मैंने श्वेत तंत्र की दीक्षा ली थी और इसी की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। डॉक्टर, उम्मीद है आप विचेस की तरह खून नहीं पीती होंगी। नहीं, मैं चाय पीती हूँ, और देखो ये तो ठंडी हो गई, मैं और बना कर लाती हूँ। वो चाय लाती है, फिर सलाह देती है कि अपने देश के अंधविश्वासों, प्रेत साधना, वशीकरण विद्या पर मैं अंग्रेज़ी में लेख क्यों नहीं लिखता। मुझे उसकी बात जचती है, क्योंकि लेख का मतलब है $500। जब कहता हूँ इस बारे में कुछ नहीं जानता तो तंत्र विद्या पर पढ़ने के लिए एक शब्दकोश देती है। मजाक करती है कि मुझसे ज़्यादा तो उसकी बेटी इस विद्या के बारे में जानती है। सारी छुट्टियाँ यही किताबें पढ़ती हैं और माँ बेटी इस विषय में बातचीत करके मज़े लेती हैं। देर हो गई है, उठते हुए कहता हूँ, डॉक्टर अब अपना शरीर त्याग कर मेरे कमरे में नहीं आना। आज भरपूर सोने का दिल है, प्रयोग करना है तो किसी और पर करना।
वो कहती है कि मैं खाना उसी के यहाँ क्यों नहीं खा लेता। मैंने कहा कि खाना आ गया होगा, फिर वर्मा इंतज़ार भी कर रहा होगा। वो हंस के पूछती है, आज डांटेंगे तो नहीं? मैं बताता हूँ नहीं, रवि और भट्टी आएंगे नहीं, वर्मा को पता है मैं यहाँ हूँ। वो कहती है कि क्या मैं वर्मा के लिए सूचना छोड़कर आया था कि मैं यहाँ हूँ? बताता हूँ सूचना की ज़रूरत नहीं, मेरे बारे में वो हमेशा से सही अंदाजे लगा लिया करता है। अब उसके बरामदे में खड़े हैं। शॉल उसके कंधे से फिर नीचे सरक गई है। कंधे पर सर्दी लग रही है। मांस थोड़ा सिकुड़ता सिरहन लेता दिखाई दे रहा है। शायद बरामदे की हवा में पैशन फ्लावर्स की नशीली गंध फैली है, इसलिए मेरा मन करता है कि अपने हाथ से उसकी शॉल पकड़कर कंधे पर उड़ा दूँ। लेकिन क्यों? क्या इसका कारण सिर्फ पैशन फ्लावर्स की नशीली गंध है? वो पूछती है, कमरे तक छोड़ें? मैं कहता हूँ नहीं, अपने आप चला जाऊँगा। मैं इंतज़ार तो कर रहा हूँ कि हाथ उठाकर मुझे बाय कहे, लेकिन चाहता नहीं कि वो बाय कहे। उसके पास और बैठने का और बातें करने का मन हो रहा है। वो सर झुकाए खड़ी है। पैशन फ्लावर्स की बेल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। उसके दाएं गाल पर इन पत्तों की छाया पड़ती है, नीचे गले की ओर सरकती है, फिर ऊपर उठ जाती है। मैं उसके चेहरे पर बनता हिलता छाया का ये पैटर्न कई क्षण देखता रहता हूँ। उसके कंधे किसी उड़ान भरने लगे पंछी की तरह धीरे धीरे हिल रहे हैं। चेहरे को ध्यान से देखता हूँ और ये महसूस करके थोड़ा डर जाता हूँ कि वो मेरे पास खड़ी है और अपसेंट भी है, किसी यात्रा पर निकल गई है। बहुत भिक्षुणी अपने मठ की कंदरा में वापस लौट रही है। फिर वही अंधेरे का अकेलापन और फिर वही कठोर साधना। चाहता हूँ उसे कंधों से पकड़कर इस यात्रा पर जाने से रोक दूँ। तभी अंतरात्मा कहती है, यहाँ से चल पड़ो, और एक क्षण भी ठहरोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। इस कृशकाय सुनहरे सेबी रंग की भिक्षुणी के सम्मोहन के दायरे में आ जाओगे, बंध जाओगे और तुम्हारा यायावर बंदी बन जाएगा। मैं हाथ हिलाता हूँ, उसे गुड नाइट डॉक्टर कहता हूँ। वो कोई जवाब नहीं देती। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि पता है कि वो तो वहाँ है ही नहीं, किसी लंबी यात्रा पर निकल गई है। जल्दी जल्दी कदम उठाकर बीच का लॉन पार करता हूँ। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुँच जाता हूँ। कोई मेरी शॉल का सिरा पकड़कर रोकता है। थमता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ, लॉन के अंधेरे को पार करता हूँ और फिर क्या देखता हूँ, वो हाथ हिला रही है। अंधेरे को उसका हाथ किसी चमकीले चाकू की तरह दाएं बाएं काट रहा है। मैं भी फिर हाथ हिलाकर अपने कमरे में चला जाता हूँ। वर्मा ने अपना फोल्डिंग बेड बिछा लिया है। छोटी मेज़ बीच में रखा है। टिफ़िन की ओर इशारा करके पूछता है कि खाना लगाएं। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। वो डब्बा खोलता है, एक डब्बे से सूप गिलास में डालता है। चम्मच और गिलास मुझे पकड़ाता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। वो पूछता क्यों नहीं मैं इतनी देर से कहाँ था? सोचता हूँ पूछे क्यों, जबकि उसे पता है कि मैं राधा मेहरा के घर था। चम्मच से सूप मुंह में डालता हूँ। अच्छा नहीं लगता। गिलास मेज़ पर रख देता हूँ। वर्मा मेरी ओर देख रहा है, सवाल कर रहा है कि सूप क्यों नहीं पी रहा। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों नहीं है? गुस्सा है तो खाने पर क्यों उतारते हो? उससे मेरी इस आदत का पता है। गुस्सा आता है तो कहता कुछ नहीं, इसे पी जाता हूँ। हाँ, खाना नहीं खाता। ये कई बार कई दिन तक चलता रहता है। वो मुझे खाने के लिए जोर नहीं देता, चुपचाप खाता है। टिफ़िन के डब्बे बंद करता है, मेज़ साफ़ करता है और अपनी चारपाई पर बैठकर सिगरेट सुलगाता है। लंबे लंबे कश खींचता है। अब गुस्सा किस बात का है? तुम रवि की माँ को फ़ोन करो, उन्हें कहो मुझे कल यहाँ से छुट्टी दिला दें, टाँके घर पर ही खुल जाएंगे। मैं उसके सवाल का जवाब नहीं देता। डोंट टॉक नॉनसेंस। यहाँ तुम्हारी इतनी अच्छी से देखभाल हो रही है, रवि की माँ जल्दी छुट्टी के लिए कहेगी तो डॉक्टर क्या समझेंगे? इसका मतलब है यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ है, परेशानी है। अब मुझे अपने साथ वर्मा पर भी गुस्सा आ रहा है। कैसा आदमी है, हमेशा ठीक बात करता है। इसके लिए ज़िंदगी हमेशा से एक लॉजिक रही है, कार्य कारण संतुलन पर टिकी हुई। बोलता फिर वही है। संतोष, अपने से लड़ना बंद कर दो। हमेशा लड़ते हो, कब तक लड़ते रहोगे? ये ठीक कह रहा है, लेकिन कुछ तो जवाब देना है। जो सच है उसे दलीलों के द्वारा झूठा साबित करना है। क्या मतलब? अपने से कैसे लड़ता हूँ? देखो, बनो मत। तुम जानते हो डॉक्टर मेहरा तुम्हें अच्छी लगती है, इसलिए तुम्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है। तुम्हारी मॉर्बिड ईगो ये कैसे स्वीकार कर ले कि तुम्हें कोई अच्छा लगने लग गया है? तुम ये चाहते हो कि जब कोई तुम्हें प्यार दे, दोस्ती दे, लेकिन जवाब में तुम कुछ ना दो। ये तुम्हारी अपनी ईगो को फीड करने का तरीका है।
दूसरों को हर्ट करने का, दुख देने का ज़रिया है। मुझे पता है वो ठीक कह रहा है, इसलिए गुस्सा और बढ़ रहा है। अपने मन पर आज तक मेरा अपना एक छत्र राज्य रहा है। कितने लोग, पुरुष नारी दोनों ज़िंदगी में आए, मन का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन मैंने इसे हमेशा बंद रखा है। वो मुझे चुप देखकर बोलता है, अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है तो इसमें अपमानित महसूस करने की कौन सी बात है? बी अ नॉर्मल मैन। अपनी छाया से द्वंद्व करना बंद कर दो। इसमें उसका क्या कसूर है अगर वो तुम्हें अच्छी लगती है? हॉस्पिटल जल्दी छोड़ना चाहते हो, रवि की माँ से फ़ोन करवाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम उसे हर्ट करना चाहते हो, यहाँ के स्टाफ को हर्ट करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि तुम यहाँ खुश नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है उनका क्या कसूर है? वो फिर ठीक कह रहा है, लेकिन मैं आज तक क्या लॉजिक को जो ठीक है उसको मानता आया हूँ? कारण के आधार पर जीता तो आज क्या अच्छी खासी नौकरी ना कर लेता, ज़िंदगी में कुछ बना ना लेता, यूं खाना बदोशों की तरह शहर दर शहर, दोस्त दर दोस्त बदलता रहता? नहीं, ठहरी हुई ज़िंदगी मुझे रास नहीं आएगी। इसे कहता हूँ, तुम रवि की माँ को फ़ोन करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो मेरा चेहरा देखता है। उसे पता है मैंने निर्णय ले लिया है। उसे पता है कि एक बार कोई फ़ैसला कर लूँ, चाहे गलत चाहे सही, बदलता नहीं। ज़िंदगी एक ज़िद के साथ जीता हूँ। वो दोस्त है, आखिर बात तो उसे मेरी माननी है। ठीक है, पर रवि की माँ को फ़ोन नहीं करूँगा। सुबह डॉक्टर मनचंदा से खुद बात करूँगा, शायद वो मान जाए। मैं अब भी उसकी ओर गुस्से से देख रहा हूँ। प्लीज़ संतोष, कभी तो किसी की बात मान लिया करो। अब सो जाओ, सुबह देखेंगे। मैं अब भी बैठा हूँ। वो मेरे कंधे पकड़कर लिटाता है। लाइक सिगरेट पिला दे। पहले वो ना कहना चाहता है, कहना चाहता है कि अभी मेरा सिगरेट पीना ठीक नहीं। फिर वो मेरा चेहरा देखता है, सिगरेट सुलगाता है, मेरे होठों में लगा देता है। मैं लंबा कश खींचता हूँ। मुंह बस स्वाद हो जाता है, कड़वा हो जाता है, शायद इसलिए कि दिनों बाद लिया है। हाथ नीचे लटकाकर फर्श पर इसे मसल देता हूँ। वर्मा खुश दिखाई देता है कि मैंने पूरा सिगरेट नहीं पिया। वो बत्ती बुझाकर लेट जाता है। मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें खोले अंधेरे को देखे जा रहा हूँ। तेज़ चाकू की तरह अंधेरे को काटता उसका गोरा हाथ बार बार मेरे अंदर कौंध रहा है। कंधे से सरक गई उसकी शॉल को मैंने ऊपर क्यों नहीं किया? उसे छू तो लेता, लेकिन उसे छूना इतना ज़रूरी क्यों है? उसमें ऐसा क्या है जिसने मेरे अंदर युद्ध शुरू कर दिया है? ज़िंदगी में बहुत औरतों को मैंने छुआ है, उन्होंने मुझे छुआ है, लेकिन तब तो अपने अंदर जंग जारी नहीं हुई। नींद नहीं है, लेकिन आंखें बंद कर लेता हूँ। सारी इंद्रियां समेट कर उसके कायाहीन शरीर के यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचकर उदास हो जाता हूँ कि अब वो नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद उसे ना आने के लिए कह आया हूँ। फिर वो निर्णय दोहराकर सो जाता हूँ कि कल मुझे यहाँ से छुट्टी लेनी है, चले जाना है। नींद के अंधेरे काले तालाब में उसका नंगा कंधा और अंधेरे को काटता चाकू चमकाता हाथ सारी रात कौंता रहता है, और मेरे अवचेतन में ये कटे हुए दृश्य घर कर जाते हैं। सुबह वर्मा उठाता है तो एकदम बोझहीन महसूस होता है। जब जब अंदर की लड़ाई में मैं जीत जाता हूँ तो ऐसा ही लगता है। वो शेव का सामान देता है, मेरा शरीर पहुँचता है, धुला हुआ कुर्ता पहनाता है। राधा मेहरा की नौकरानी चाय का थर्मस रख जाती है। वर्मा गिलासों में चाय डालकर कहता है, कितनी केयर करती है तुम्हारी। मुझे पता है अब वो मेरे ऊपर पीछे से आक्रमण कर रहा है, किसी और माध्यम से मुझे पराजित करना चाहता है, मेरा निर्णय बदलवाना चाहता है। तो उसे सच बता ही दो। वर्मा, उसका फेवर मत लो। जानते हो वो तांत्रिक है, कहती है अपना शरीर त्याग लेती है। उस रात जब मैं बीमार हुआ था, उसका कायाहीन शरीर इस कमरे में आया था, मेरे अंदर प्रवेश किया था। वो ध्यान से मेरी ओर देखता है कि कहीं मैं मजाक तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। विश्वास हो जाता है कि नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हारी अपनी कल्पना तुमसे खिलवाड़ कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है। उसने बताया कि वो यहाँ आई थी, तुम्हारी कल्पना को दलील मिल गई कि हाँ वही आई थी, इसलिए तुम बीमार पड़े, और कुछ नहीं। हो सकता है वर्मा ठीक कह रहा हो। संदेह फिर संबल देता है कि राधा मेहरा मुझसे झूठ बोल गई है। उसे शायद मुझे सम्मोहन की स्थिति में लाकर मनवा लिया था कि शरीर छोड़ना संभव है, कायाहीन शरीर कहीं भी जा सकता है, समय और अंतरिक्ष के बंधनों से मुक्त है। वर्मा बोलता है, लगता है उसे ज़िंदगी में बहुत दुख पाया है। चेहरा देखा है, कितनी हंग्री लुक्स है।
शायद तुम्हारे साथ गुजारा वक्त उसे कुछ देर के लिए अपने आप से मुक्त कर देता है। अगर ऐसा है तो तुम क्यों परेशान होते हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। फिर ये बात ठीक भी तो है कि तुम्हारा साथ एक विचित्र सुख भी देता है। अब मुझे देखो, भट्टी को देखो, रवि को देखो, और दोस्तों को देख लो, सबने तुमसे क्या लेना है? कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ होना सबको अच्छा लगता है। डॉक्टर मेहरा को भी एक और दोस्त मान लो। वर्मा की बात मुझे ठीक लगती है। राधा मेहरा के चाय पिलाने को मैं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं देख रहा। कई बार अपनी कल्पना को सच का रूप देकर हम सुख प्राप्त करते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। उस रात की बात कहता हूँ। अच्छा, तुम डॉक्टर मनचंदा से बात करके तो देखो। वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हारने के बाद भी हार नहीं मानता। बच्चों की तरह अपनी ज़िद पर अड़ा रहता हूँ। वर्मा की घड़ी देखता हूँ, 9 बजने वाले हैं। भूख लगाई है। तभी रवि आता है। नाश्ते का टिफ़िन उसके हाथ में है। उसका चेहरा हंसी में धुला हुआ है। जानता हूँ रात क्लब में कुछ हुआ है। ज़रूर दंगा किया होगा। जब भी लड़ाई झगड़ा करता है दूसरे दिन खुश दिखाई देता है। वो टिफ़िन खोलता है। हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। वर्मा उससे पूछता है, क्यों, क्या बात है, हंसी क्यों फूट रही है? कुछ नहीं, रात को ना क्लब में थोड़ा झगड़ा हो गया था। मैं जानता हूँ अच्छी खासी लड़ाई को वो हमेशा थोड़ा झगड़ा कहा करता है। लेकिन हुआ क्या? भट्टी साथ था कि नहीं? मैं जानता हूँ भट्टी साथ होता है तो बात संभाल लेता है। हाँ था ना, अब मनाने गया है। किससे मनाने गया है? उस साले क्लब के सेक्रेटरी को। रिटायर्ड फौजी है ना, क्लब में भी आर्मी रूल चलाता है। रात मैंने और भट्टी ने जरा सी ज़्यादा क्या पी ली। 11 बजे बार बंद करने की घंटी बजी तो हमने एक और पैग मांग लिया। बारमैन ने ना कह दिया। कहने लगा नए सेक्रेटरी ने रोका है। भट्टी ने बारमैन और नए सेक्रेटरी को गाली देना शुरू कर दिया। शोर सुनकर नया सेक्रेटरी अंदर आ गया। पीछे खड़ा था। उसने गाली सुन ली थी। तो तुम मना लेते, गलती तो तुम्हारी थी। मैंने कहा। मना तो लेता, लेकिन उसका पेट बहुत मोटा था। तुम तो जानते हो, मोटे पेट वालों को पीटने का दिल मुझे हमेशा करता है। फिर वो भट्टी से उसका नाम और यूनिट पूछने लगा। कहता था कि आजकल के अफसर घटिया हैं, क्लब मैनेज नहीं आते। ब्रिटिश डेज में क्लब में ऐसी हरकत पर रैंक उतार लेते थे। ठीक है तो कहता था, वर्मा ने कहा। तू चुप रह। साले को एक थप्पड़ मारा और नीचे लुढ़क गया। बार मैंने डर के मारे हमें एक एक पैक दे दिया। मुझे और भट्टी को बाकी दोस्तों ने वहाँ से निकल जाने का इशारा किया। अब भट्टी कहाँ है? उसका फ़ोन आया था, मोटे से माफ़ी मांगने गया है। आधा तो भट्टी के दोस्तों ने उसे रात को मना लिया था। हाई की धमकी भी दे दी थी। नए नए सेक्रेटरी लगे हो, भट्टी से दुश्मनी ठीक नहीं। बड़ा ख़तरनाक ऑफिसर है। रिपोर्ट करोगे तो कभी भी अकेले में हाथ पैर तोड़ देगा। मोटा डर गया। भट्टी के माफ़ी मांगने पर रिपोर्ट ना करने को राज़ी हो गया। सच संतोष, तुम होते ना तो मज़ा आ जाता। साले मोटे का मुंह देखना था। जब मेरा थप्पड़ पड़ा ना तो आँखें फटी की फटी रह गई। मैं थ्रिल्ड महसूस कर रहा हूँ। रात की बात सुनकर बीते दिन याद आ गए। जी चाहता है आज ही ठीक हो जाऊँ और हम सब मिलकर गदर करें। वर्मा कहता है, कहीं माँ तक तो ये बात पहुँच गई तो क्या? भट्टी कह देगा थप्पड़ उसने मारा था, मैंने नहीं। हम तीनों हंसते हैं। रवि को मेरी और भट्टी की शय हमेशा रहती है। दंगा आमतौर पर वो करता है। माँ तक शिकायत पहुँचे तो इल्ज़ाम मैं या भट्टी अपने सर ले लेते हैं। माँ अपने बेटे को जानती है, लेकिन क्या करे, पति को इशारे में शिकायत करती है तो वो हंसकर कहते हैं, ख्वारे ऑफिसर ऐसे ही होते हैं। फिर वो अपने दिनों का कोई ना कोई किस्सा भी सुना दिया करते हैं। तभी डॉक्टर मनचंदा, राधा मेहरा और नर्स वगैरह सुबह के राउंड पर कमरे में आते हैं। रवि को वहाँ देखकर डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, क्यों साहब, आज सवेरे सवेरे पहुँच गए? घर दिल नहीं लगता शायद? क्या करें डॉक्टर, इस गधे को मेरी छुट्टियों में बीमार पड़ना था। सारा मज़ा किरकिरा हो गया। पता होता ये बीमार है ना तो लीव कैंसिल करवा देता। डॉक्टर मनचंदा मुझसे पूछते हैं कि अभी तक उठकर क्यों नहीं बैठा। जवाब वर्मा देता है, रात गुस्से में था, खाना नहीं खाया, अब भूखे पेट कैसे उठे? गुस्सा? गुस्सा किस बात का? क्या हो गया? डॉक्टर मनचंदा ने पूछा। वर्मा मेरी ओर देखता है, आँखों आँखों में पूछता है, मेरे जल्दी हॉस्पिटल छोड़ने की बात करें? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। वो बात शुरू करता है। बात यह है डॉक्टर साहब कि संतोष यहाँ से छुट्टी लेना चाहता है। कहता है कि अब ठीक है, टाँके तो घर पर भी खोले जा सकते हैं। कमरे में खामोशी है। राधा मेहरा को देखता हूँ। चेहरा हल्का पीला लग रहा है।
मैं सर झुका लेता हूँ। वो समझ जाती है कि उसके कारण मैं हॉस्पिटल जल्दी छोड़ना चाहता हूँ। उसकी आंखों का रंग भूरा पड़ना शुरू हो गया है, निचला होठ टेढ़ा हो जाता है। डॉक्टर मनचंदा असमंजस में पड़े हैं, हाँ करें या ना। ये असमंजस मेरे कारण नहीं, मैं उनके लिए एक मामूली मरीज़ हूँ। असली परेशानी तो ये है कि जल्दी छुट्टी दे तो कहीं लेडी गवर्नर नाराज़ ना हो जाए। राधा मेहरा कठोर आवाज़ में कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब, जाना चाहते हैं तो छुट्टी दे दें, नर्स घर जाकर टाँके खोल देगी। डॉक्टर मनचंदा उसे देखते हैं, मुझे देखते हैं, और हम दोनों के बीच बह रही तनाव तरंगों को महसूस करते हैं। उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। रवि बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो गए संतोष? क्या लॉजिक से सोचना बंद कर दिया है? तुम तब भी घर चलोगे जब टाँके खुल जाएंगे और डॉक्टर मनचंदा परमिट करेंगे। डॉक्टर मनचंदा के चेहरे से परेशानी का बोझ हट जाता है। वर्मा चुप है। रवि मुझे घूर रहा है, जवाब का इंतज़ार कर रहा है। मैं जानता हूँ रवि जब गुस्से में हो तो उसकी बात काटना असंभव है, कोई भी बावेला खड़ा कर सकता है। सर हिलाकर उसकी बात मान लेता हूँ। मेरी हाँ कहने पर सब संतुष्ट हैं, सिवाय राधा मेहरा की। उसकी आंखों का रंग अब भी भूरा है, निचला होठ अब भी टेढ़ा है, दांत पर चढ़ा दांत अब भी चमक मार रहा है। तनाव की लहर अब भी हम दोनों के बीच तैर रही है। डॉक्टर मनचंदा मेरा घाव देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं, चार्ट में कुछ नोट करते हैं, और राधा मेहरा यह सब कुछ कोने में खड़ी इस तरह देख रही है जैसे मैं कमरे में हूँ ही नहीं। और मुझे अचानक लगता है कि मैं उसके लिए अनुपस्थित हो गया हूँ। जान पहचान के धागे जिन्होंने हमें बांधा था उसने तोड़ डाले हैं। वो अपनी सुरंग में वापस चली गई है, द्वार बंद करते हुए। मुझे खुशी होती है कि अब इन्वॉल्व होने से बच गया। मुझे दुख होता है कि जान पहचान के सूत्र टूट गए। वे सब कमरे में जाते हैं। वैसे संतोष, तुम्हें दूसरों को हर्ट करना अच्छा लगता है। ये लोग तुम्हारी इतनी देखभाल कर रहे हैं, क्या सोचते होंगे? डॉक्टर मेहरा को देखा था, कैसी चुप थी। कभी कभी तो यार नॉर्मल आदमी बन जाया करो। मैं चुप हूँ। रवि का गुस्सा भी दूर नहीं हुआ। कड़ी आवाज़ में कहते हैं, ये क्या नॉर्मल आदमी बनेगा? जैसा जीता है वैसा एबनॉर्मल ही बिहेव करेगा। छोड़ो, इसकी पूँछ को ना चाहो जितने साल नलकी में रखो, रहेगी टेढ़ी। चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आऊँ। वो दोनों बाहर जाते हैं। जो लोग बंधी बंधाई ज़िंदगी गुजारते हैं, एक ही पात्र का जीवन निभाते हैं, उन्हें मुझ जैसे लोग एबनॉर्मल ही लगेंगे। हमने किस तरह से जीना है, कौन सा रोल अदा करना है, ये वो समाज तय करता है जिसमें हम रहते हैं। जब हम ये तयशुदा रोल करने से इनकार कर देते हैं तो हमें एबनॉर्मल करार दिया जाता है। हॉस्पिटल छोड़ने की बात कहकर क्या सचमुच मैं राधा मेहरा को हर्ट कर रहा था? हाँ, कर रहा था। क्या पहले दिन से ही मैं उससे डर नहीं गया था? हाँ, डर गया था। क्यों? क्या वो मुझे अच्छी लगती है? इस बात का जवाब मेरे अंदर नहीं देता। लेकिन ये बात तय है कि जब कोई मुझे अच्छा लगता है तो मैं डर जाता हूँ। किसी का भी अच्छा लगना हमें कमज़ोर बना देता है। जो अच्छा लगता है उसका हम पर कुछ अधिकार हो जाता है। दूसरों पर निर्भर ज़िंदगी गुजारने का, पैरासाइट होने का पहला नियम ही यही है कि कोई भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो कोई हमें कहीं ना कहीं बांध कर कमज़ोर कर देता है। शायद अपने आसपास बनी दीवार को और मजबूत करने के लिए मैंने राधा मेहरा को हर्ट किया है। क्या दीवार में कोई दरार पड़ गई थी? हाँ, पड़ गई थी। तभी कमरे के बाहर बहुत सारे कदमों की आवाज़ आती है। डॉक्टरों के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री अंदर आते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं, फिर 2000 का चेक देते हुए बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने भेजा है आपकी बीमारी के खर्चे के लिए। ये कैसे हो सकता है कि हमारे प्रदेश का लेखक बीमार पड़े और हम कुछ ना करें? और ज़रूरत पड़े तो खबर भिजवाइए। मैं मुख्यमंत्री से सिफारिश कर चुका हूँ कि फ्रीलांस राइटर्स को कुछ बंदी बंधाई रकम सरकार को देनी चाहिए। फिर उनके साथ जनसंपर्क विभाग से आया फोटोग्राफर हम सबको ग्रुप में खड़ा करके तस्वीर लेता है। वो शुभकामनाएं देते हैं और जल्दी ठीक होने की बात कहकर चले जाते हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री ने दल बदल कर सरकार बनाई है, अंदर ही अंदर झगड़े चल रहे हैं। उनकी सरकार का चलना ना चलना बहुत कुछ गवर्नर पर निर्भर करता है। उन्हें पता है लेडी गवर्नर मुझे देखने आती हैं, इसका मतलब है कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ। मुझे सहायता देने का मतलब है कि बड़े साहब को खुश करना। वैसे आज तक यहाँ हुए किसी साहित्यिक समारोह में मुझे बुलाया तक नहीं गया। जानता हूँ मुझे लेकर फिजूल का प्रचार होगा, अखबारों में खबर आएंगी, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी रवि वर्मा को छोड़कर वापस आता है। क्यों बेटे, 2000 का चेक मिल गया? तो ये सब कुछ रवि ने किया है? क्या माँ से किसी को टेलीफोन करवाया था?
पागल हो, पब्लिक रिलेशंस का डायरेक्टर क्लब में मिल गया था। इशारे से उसे बताया कि तुम बिग राइटर हो, बस बात आगे पहुंच गई। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? बेटे, ज़रूरत तुझे नहीं मुझे थी। ला चेक दे, कैश करवा लाऊं। फॉर चेंज से इस महीने तेरे पैसों से पियेंगे। मैं साइन करके चेक उसे देता हूँ। वो शाम को आने के लिए कहकर चला जाता है। अकेले पड़ा मैं फिर उदास हो जाता हूँ। आने वाले दिन मुझे डराना शुरू कर देते हैं। भट्टी शादी कर रहा है, रवि भी करेगा। मैं क्या करूँगा? ये स्टेट शहर तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन रहूँगा भी कैसे? दूसरी उदासी आ घेरती है। राधा मेहरा से झगड़ा क्यों हो गया है? मैं सुलह क्यों चाहता हूँ? अंदर का पैरासाइट बताता है कि वो बेरोजगार है, तुमसे दोस्ती चाहती है। क्या कभी कभी ज़रूरत के वक्त उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता? मैं अंदर की बात से इनकार कर देता हूँ। नहीं, पैरासाइट औरतों पर निर्भर नहीं किया करते। वो कमज़ोर बनाती हैं, भावुक बनाती हैं, बंदी बंधाई ज़िंदगी की पक्षधर होती हैं। राधा मेहरा से झगड़ा होना ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के किसी भी अंग्रेज़ी स्कूल में नौकरी कर लूँगा। 12 बजे के आसपास वक्त होना चाहिए। बाहर बरामदे में आ जाता हूँ, इसलिए कि हॉस्पिटल लगभग 12:30 बंद होता है और राधा मेहरा इसी बरामदे से होकर घर जाती है। वो सामने से आ रही है। मैं उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ। उसके कदमों की गति में कोई फ़र्क नहीं आता। जानता हूँ रुकेगी नहीं। पास पहुँचती है, मेरी तरफ देखती तक नहीं। मैं बोलता हूँ, हेलो डॉक्टर। वो थमती है, मेरी ओर देखती है। चेहरा बिल्कुल भावहीन है। क्यों, कुछ चाहिए क्या? वो इस तरह से बोलती है जैसे मैं वहाँ हुई नहीं। डॉक्टर मेहरा, सुबह यहाँ से छुट्टी की बात इसलिए की थी कि अब मैं ठीक हूँ, फिर और बोझ नहीं बनना चाहता। इसके पीछे आपकी शिकायत नहीं थी। अब वो पूरी आंखें खोलकर मुझे देख रही है। उसकी आंखें मुझे आर पार भेद जाती हैं, बिल्कुल एक्सरेज की तरह। वो धीमी आवाज़ में कहती है, बोझ? आपको तो बोझ बनकर जीने की आदत है। फिर 2 बार चाय पिलाने में सर पर कोई बोझ नहीं पड़ा करता। दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी, डोंट बी सिली मीनिंग्स इन इट। वो चली जाती है। मैं अपनी जगह पर जम जाता हूँ। इस औरत को अपमान करने की कला खूब आती है। ठीक अपमान कर गई है मेरा। जब हमारे अपने मन में चोर होता है तो हर बात का मतलब हम वही निकालते हैं जो हमें सही बैठता है। उसके चाय पिलाने के मतलब अगर मैं बदल बदल कर देखता हूँ, समझता हूँ, तो कसूर मेरा अपना है, उसका नहीं। लेकिन मेरा अहम क्यों जख्मी हो रहा है? इसलिए तो नहीं कि अपने आप को कुछ समझता हूँ। मुझे पता है औरतें मेरे साथ को, संसर को हमेशा से पसंद करती आई हैं। रवि, भट्टी और वर्मा मुझे ठीक ही लेडीज़ मैन कहते हैं। अट्रैक्शन है, वर्मा के शब्दों में मॉर्बिड ही सही। फिर कभी ना कभी अपनी टक्कर का कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अपना कर्व टूटने पर मुझे हल्की सी खुशी भी होती है। पहली बार पता चला कि हर औरत अवेलेबल नहीं होती। दोपहर को थोड़ा खाता हूँ, मन नहीं कर रहा, नींद आ जाती है। शाम को रवि, भट्टी और जूही आकर मुझे जगाते हैं। रवि ने भट्टी को सुबह वाली बात बता दी है। भट्टी कहता है, ये बैठे बिठाए तुम्हारे दिमाग में फतूल क्यों आ जाया करता है? अपने जिस्म के साथ ज़्यादती करते साबित क्या करना चाहते हो तुम? देखो पुत्र, एक सबक सीख लो। ज़िंदगी में डॉक्टरों से ना बहस करनी चाहिए और ना ही डिसएग्री। मैं रवि और भट्टी दोनों से कहता हूँ, तुम सारे फौजी एक जैसे ही क्यों सोचते हो? क्योंकि सारे फौजी अक्लमंद होते हैं, जवाब रवि देता है। फिर भट्टी बताता है कि रवि ने मेरा 2000 का चेक कैश करा लिया है। आज मेरे पैसों से सामान आया है, पार्टी हो जाए। मैं कहता हूँ, हॉस्पिटल के कमरे में पार्टी का क्या मजा? जवाब जूही देती है, चलो सारे डॉक्टर मेहरा के घर चलते हैं, वहीं पार्टी हो जाए। जूही, तुम्हें देखने में जितनी छोटी लगती हो, दिमाग उससे बहुत बड़ा है। वाह, क्या बढ़िया आइडिया है, गुड, रवि कहता है। मैं चुप बैठा हूँ। डॉक्टर मेहरा के घर नहीं जाना चाहता। भट्टी मजा लेता है। क्यों पुत्र, शेरनी क्या फिर भपका मार गई? चल उठ, अब तक तो तुम्हें उसकी डांट की आदत पड़ जानी चाहिए। मैं अनमना सा उठता हूँ। शायद अपने आप को ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं मॉर्बिड नहीं हूँ, दूसरों को दुख नहीं देना चाहता। हम सब राधा मेहरा के घर पहुँचते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है, हमें देखती है। भट्टी के हाथ में बड़ा सा थैला देखती है, हैरान होती है। भट्टी बताता है कि इस साले को सरकार महान लेखक समझती है। आज 2000 की हेल्प दी है, उसी पैसे से पार्टी हो जाए। वो मुस्कुराती है, बिल्कुल मैकेनिकल मुस्कान। हम दोनों के बीच तनाव तरंगे फिर चलना शुरू हो जाती हैं। भट्टी आज वर्दी में है, आधी छाती तमगों से भरी हुई है। डॉक्टर मेहरा पूछती है,
मेजर साहब, आज वर्दी में कैसे और इतने सारे मेडल किस बात के? अरे भाई, जनरल साहब के साथ इंस्पेक्शन पर गया था। ऐसे मौक़ों पर फॉर्मल ड्रेस डालना होता है। कमरे में गया ही नहीं, सीधा यहाँ आ गया। सच क्यों नहीं बताता? जूही को इम्प्रेस करने के लिए सारे मेडल डाल रखे हैं। बेटे, मैं तुझे खूब जानता हूँ। रवि उसे छेड़ता है। सबसे बड़े और चमकदार मेडल की ओर इशारा करके मेहरा पूछती है, ये कौन सा मेडल है? किस बात पर मिला था? महावीर चक्र है। बांग्लादेश युद्ध में वीरता के लिए से मिला था। मैं बताता हूँ। साले का होना कोर्ट मार्शल था और मिल गया महावीर चक्र, रवि कहता है। क्यों? जूही और मेहरा दोनों साथ पूछते हैं। अरे छोड़ो, सामान निकालो, पार्टी हो जाए। भट्टी टालता है। अपनी वीरता का बखान करना उसे कभी अच्छा नहीं लगता। उसके टालने पर जानने की इच्छा जूही और राधा की और प्रबल हो जाती है। वो सर हिलाता है, असहाय आंखों से मुझे देखता है। राधा मुझे कहती है, आप ही बताइए ना। मुझे लगता है रवि साहब मजाक कर रहे हैं। भला कोर्ट मार्शल और महावीर चक्र का क्या संबंध? मैं उन्हें बताता हूँ कि रवि ठीक कह रहा है। भट्टी के कर्नल ने तो कोर्ट मार्शल की सिफारिश की थी, लेकिन ब्रिगेड कमांडर ने महावीर चक्र दिलवाया था। भट्टी तब कैप्टन था। युद्ध शुरू होने से 1 महीना पहले वो अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ सिविलियन कपड़ों में बांग्लादेश पहुंच गया था। मुक्ति वाहिनी के सैनिकों ने उन्हें अपनी सुरक्षा में रखा था। वो और उसके सैनिक वाहिनी के सैनिकों को गुरिल्ला लड़ाई का ट्रेनिंग दे रहे थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़े सामरिक महत्व के पुल को उड़ाने की जिम्मेदारी उनकी थी। भट्टी का कर्नल कलकत्ता बैठा था, वहीं से ऑर्डर्स देता था। वायरलेस पर उससे के साथ वो कांटेक्ट करता था। कर्नल पुरानी तरह का अफसर था। युद्ध में भी उसूलों की बात करता था। उसका ऑर्डर था कि जब प्रधानमंत्री युद्ध की घोषणा करेंगे उसके बाद ही पुल उड़ाया जाएगा। वो खुद हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचेगा। पुल उड़ाते वक्त वो वहीं रहेगा। लेकिन भट्टी का सोचना अलग था। रूस से कमांडो फोर्स करके आया था। उसे पता था कि पुल पहले ना उड़ाया गया तो शत्रु के टैंक पुल पार कर जाएंगे। हमारी छापामार टुकड़ियों ने बांग्लादेश में टैंक तो स्मगल किए ही नहीं थे। पैदल सैनिकों का टैंकों का सामना करना मर्डर था। अब भट्टी को वायरलेस पर पता चल गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने शाम को उत्तर भारत के वायु अड्डों पर अटैक कर दिया। प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं थी। युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी। मुक्त वाहिनी के सैनिकों ने बताया कि शत्रु के टैंकों की मूवमेंट शुरू हो गई है। भट्टी के सैनिकों के चेहरे उतर गए। उन्हें भी पता था कि कर्नल साहब के ऑर्डर है कि पुल युद्ध की घोषणा के बाद उड़ाना है। भट्टी ने सूबेदार से पूछा, क्यों साहब, क्या सलाह है? साहब, वो कर्नल ब्रिगेडियर बनने की जल्दी में है, कलकत्ता बैठा है। युद्ध घोषणा का इंतज़ार किया तो सारे मारे जाएंगे। मैं अपने जवानों को बिना लड़े मरने नहीं दूंगा। फिर भट्टी ने अपने सैनिक टुकड़ी को वर्दी डालने की आज्ञा दी। उसे पता है कि सिविलियन कपड़ों में लड़ाई होती ही नहीं। सैनिकों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली थी। भट्टी और सूबेदार ने पुल का अपनी तरफ का हिस्सा शाम को ही उड़ा दिया। युद्ध घोषणा आधी रात को हुई थी। शत्रु के टैंक पुल पर आ गए थे। अगला हिस्सा टूटा हुआ था। अब ना टैंक आगे बढ़ सकते थे ना पीछे हट सकते थे। टैंक पेदी हथियार भट्टी के सैनिकों के पास थे। जमकर छोटी सी लड़ाई हुई। शत्रु के 12 टैंक पुल पर ही जला दिए गए। भट्टी के 4 सैनिक मरे थे। वो और सूबेदार साहब घायल हो गए थे। आधी रात को हमारी तरफ से युद्ध घोषणा हुई थी। कर्नल जब सुबह छाताधारी सैनिकों के साथ वहाँ उतरा तो पुल उड़ चुका था। भट्टी पर ऑर्डर नहीं मानने का इल्ज़ाम हुआ। कर्नल ने कोर्ट मार्शल के लिए लिखा, लेकिन ब्रिगेड कमांडर भी दूसरे दिन अग्रिम टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँच गए थे। उन्हें पता था वक्त से पहले पुल उड़ाकर भट्टी ने सैन्य सूझबूझ और साहस का परिचय दिया था। नहीं तो वो 12 टैंक कई दिन हमारी पैदल सेना को रोक सकते थे। उन्होंने भट्टी के लिए महावीर चक्र की सिफारिश की थी। तो उस कर्नल ने कुछ नहीं किया? जूही ने पूछा। उसे ब्रिगेड कमांडर ने सलाह दी थी कि हज़ारों मील दूर बैठकर विस्की पीकर गुरिल्ला लड़ाई का संचालन नहीं किया जाता। वो रेजिग्नेशन दे दे तो कम से कम पेंशन तो मिलेगी। नहीं तो। और कर्नल ने रेजिग्नेशन दे दिया था। जूही के चेहरे पर चमक है। भट्टी बेचारा को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। जूही राधा को बताती है, डॉक्टर साहब, भट्टी को इसके आर्मी के दोस्त पैंथर कहकर बुलाते हैं। अब बकबक बंद करेगी कि नहीं? चल खाने का सामान निकाल, भट्टी ने उसे डांटा। बड़े थैले से भुना हुआ मांस, सैंडविचेस और दूसरी चीज़ें बाहर निकाल कर जूही ने मेज़ पर रखी। मेरा चाय बनाने के लिए अंदर जाने लगी तो जूही उसे रोक देती है। वही चाय बनाकर लाती है। खाने के बाद रवि कहता है, भाई पार्टी आधी रह गई, कुछ गाना वाना हो जाए।
राधा मेरी ओर देखकर कहती है, आपको सुनाइए ना। ये साला क्या गाएगा, इससे तो बस कुत्ते बिल्लियों और हिजड़ों पर लिखना आता है, भट्टी कह रहा था। हाँ, इसकी सूरत देखकर ज़रूर गलती लगती है कि गा लेता होगा। मैं मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि भट्टी ठीक कह रहा है। मुझे देखकर प्राय लोगों को लगता है कि मैं गा लेता हूँ, और सच तो ये है कि मैं बाथरूम में गाने से भी शर्माता हूँ। जूही राधा मेहरा को गाने के लिए कहती है, वो भी नामे सा हिलाती है। रवि कहता है, तुम में से कोई गाना नहीं गाता तो फिर मैं शुरू होता हूँ। ना बेटे, क्यों खाने का मज़ा बर्बाद करता है। चल जूही, तू ही कुछ सुना। कौन सा गाना सुनाऊँ? वो बड़े राजदार तरीके से पूछती है। वो वाली फैज़ की गज़ल सुना जो उस दिन सुनाई थी। बेटे, तुम्हारे शायरों के नाम कब से मालूम हो गए तुमको? पहले तो लेफ़्ट राइट के सिवा कुछ आता नहीं था तेरे को। रवि ने फिक्रा कसा। ये तेरी माँ जब भी कमरे में आती है बस गाने ही सुनाती है और कुछ करने ही नहीं देती, भट्टी ने जवाबी हमला किया। जूही बनावटी गुस्से से भट्टी की ओर देखती है, उसे चुप होने के लिए कहती है, उठकर कमरे की लाइट बुझा देती है। कांच की खिड़की से रोशनी का चौड़ा टुकड़ा अंदर आ रहा है और सिर्फ राधा मेहरा के चेहरे को हल्का उजाला कर रहा है। हम सब चुप हैं। कमरे का अंधेरा भी चुपचाप दम साधे जूही के गाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्निस की ओर देखता हूँ। बाहर की रोशनी और अंदर के अंधेरे की मिलावट में मुस्कान धुला राधा मेहरा की बेटी निक्की का चेहरा लगता है। तस्वीर में हिल रहा है, बाहर आने के लिए मचल रहा है। जूही गज़ल को क्लासिकल गीत के ढंग पर गाती है, एक लाइन को अलग अलग तरह से कहती है। गज़ल बीच से शुरू करती है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। लगता है वो हम सब के लिए अलग अलग गा रही है। वो मुझसे दूर बैठी गा रही है, फिर भी महसूस होता है कि बिल्कुल पास है। उसकी गर्म गर्म सांस मेरे गालों को, मेरे गले को छू रही है। शीशे के कांच से रोशनी नीचे सरकती है, ऊपर उठती है, हल्की हवा चल पड़ी। शीशे के ऊपर पैशन फ्लावर्स की बेल गाना सुनकर धीरे धीरे झूम रही है। जूही की आवाज़ जब वो बिल्कुल ऊपर उठती है, पिच पर पहुंचती है तो हल्की फट जाती है। वो अगली लाइन उठाती है, बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल करीब से ही। शीशे पर लटकी बेल झूमती है, नीचे सर हिलाती है। रोशनी की लकीर जब जब राधा मेहरे के गले पर पड़ रही है, सुनहरे सेब के रंग में हल्की नीली नसें कपकपाती लगती है। गले की हड्डी दोनों तरफ गड्ढे पड़ने के कारण और उभर आई है। एक बार जी चाहता है अपनी जगह से उठूं और अपनी छोटी उंगली से उसकी कपकपाती नसें छू दूं। जूही की ओर देखता हूँ। अंधेरे में भी पता चल जाता है कि आंखें बंद करके गा रही है। फिर लाइन दोहराती है, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं एकदम उदास हो जाता हूँ। दिल करता है मुझे भी भट्टी की तरह कोई जूही प्यार करे, मुझे भी कहे कि चले भी आओ। बाहर की हवा खिड़कियों के साथ कान लगाए गाना सुन रही है। हिलती हैं तो छोटी हल्की सी साएं साएं करती है। पैशन फ्लावर्स की बेल ऊपर उठती है। रोशनी का टुकड़ा छोटी छलांग लगाकर राधा मेहरा के चेहरे पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें खुली हैं, निस्पंद और भावहीन। अथाह काली और गहराइयाँ, गहरी खाई का अंधेरा मेरे अंदर इस खाई में छलांग लगाने के लिए उठता है और मैं इसे रोक देता हूँ। जूही की आवाज़ फटने की स्टेज पर पहुँच गई है। बड़ा है दर्द का रिश्ता, वो क्षणांश के लिए थमती है। खिड़की पर झूलती पैशन फ्लावर्स की बेल भी थम जाती है। खिड़कियों के बाहर खड़ी हवा साएं साएं की थपकी देकर कहती है, आगे गाओ। जूही फिर आवाज़ उठाती है, ये दिल गरीब सही, ये दिल गरीब सही। बेल फिर झूलती है। हवा फिर दम साध कर चुप हो जाती है। जूही फिर आगे बढ़ती है, चले भी आओ। मैं राधा मेहरा की ओर देखता हूँ। उसके चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि अपनी जगह से अनुपस्थित हो गई है, उठ गई है। मैं सोफ़े पर बैठा हूँ, 7 जगह खाली है। लगता है राधा मेहरा का कायाहीन शरीर अपनी जगह से उठा है, मेरे पास सोफ़े पर आ बैठा है। छू कर देखता हूँ, कोई नहीं। 7 की जगह खाली पड़ी है। राधा मेहरा को देखता हूँ, अब भी वहाँ से अनुपस्थित है, अपनी गुफा में वापस चली गई है। जूही लगातार 3 शब्द चले भी आओ, चले भी आओ, चले भी आओ गाए जा रही है। उसकी आवाज़ नीची हो गई है, गाने की गति मध्यम पड़ गई है। खिड़की पर बेल ने झूलना बंद कर दिया है। हवा ने फिर साएं साएं शुरू कर दी है। बेल को, हवा को, रोशनी को, अंधेरे को, सब को पता चल गया है गज़ल ख़त्म हो रही है। जूही आखिरी बार दबी आवाज़ में एक एक शब्द में अंतराल डालकर कहती है, चले भी आओ।
मेरे गले को अब भी उसकी गर्म सांसें नहीं छू रही। वो चुप हो गई है। रोशनी का टुकड़ा राधा मेहरा के चेहरे पर टिक कर बैठ गया है। वो अपनी गुफा से वापस बाहर आ गई है। उठती है, जूही का माथा चूमती है और लाइट जला देती है। अंधेरा छलांग लगाकर बाहर भाग गया है। राधा मेहरा की आंखों में पनियाली रोशनी है। आंसू का कोई टुकड़ा है या रोशनी की परछाई? भट्टी अपनी जगह से उठकर जूही के पास बैठ जाता है। उसके छोटे छोटे दोनों हाथ अपने एक ही हाथ में लपेट लेता है। रवि सिगरेट सुलगाता है। मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। उसकी ओर देखता हूँ। वो इशारे से ना कहता है। राधा मेहरा कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाती है। रवि मेरी ओर सिगरेट बढ़ाकर कहता है, झटपट 2-4 कश लगा ले, उसने देख लिया तो फिर वॉश शुरू हो जाएगी। मैं 2-3 लंबे कश लगाकर सिगरेट आधा कर देता हूँ। रवि को वापस कर देता हूँ। राधा मेहरा कॉफ़ी ले आती है। हम में से कोई भी जूही के गाने की प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं समझता। वो जानती है उसने हम सबको कहीं ना कहीं छू लिया है। जूही रवि से कहती है, पार्टी हो गई, अब बाकी रुपए भाई साहब को वापस करो। जवाब भट्टी देता है, इसने रुपयों का क्या करना है, हॉस्पिटल में घूम कर देगा। फिर जब से तुमने इश्क किया है और रवि आया है, क्लब का बिल जानती हो 1000 रुपये से ऊपर है। इन पैसों से बिल पे करूँगा, नहीं तो क्लब जाना बंद। मैं मुस्कुरा देता हूँ। कतई बुरा नहीं मानता। अपने पैसे कभी कमाए नहीं, इसलिए पैसों से कभी मुँह हुआ ही नहीं। भट्टी रवि को कहता है, यार माँ से कह के इसे कहीं और से भी मदद दिलवाओ ना, आगे खर्चे ही पड़ेंगे, शादी वादी जो करनी है। मैं रवि से कहता हूँ कि बहुत हो लिया, अब और चक्कर ना चलाए। वो भट्टी और जूही से कहता है, जल्दी कॉफ़ी पी लो, क्लब चलना है। आज ग्रेट राइटर के पैसों से तंबोला खेलेंगे, फुल हाउस है, शायद किस्मत जाग जाए। जूही मुझसे कहती है, भाई साहब अब आप भी शादी कर डालिए ना। कमरे में एक असहाय सी चुप्पी छा जाती है। राधा मेहरा जवाब के इंतज़ार में मेरी ओर देखती है। मैं क्या जवाब दूँ? शायद भट्टी ने मेरे बारे में खुलकर जूही को नहीं बताया, नहीं तो ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न ना पूछती। भट्टी उसे डांट कर जवाब देता है, क्यों, तेरी अकल घास चरने गई है? हैं? इसकी अपनी रोटी चलती नहीं, ऊपर से तू शादी की सलाह दे रही है। नौकरी करेगा नहीं, कोई लड़की इससे शादी करेगी नहीं, ऐसे सफ़ेद हाथी कौन पालेगा? क्यों, कोई नौकरी वाली लड़की तो मान सकती है ना? जूही ने ज़िद की। किस देश की बातें कर रहे हो? कौन सी बीवी ये सहेगी कि वो नौकरी करे और हस्बैंड घर में बैठे मस्तियाँ मारे? चल बकबक बंद कर, क्लब चलें। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हम सब उठते हैं। बड़े दिनों के बाद बैठक जमी थी। ये सब लोग बीच में उठकर जा रहे हैं तो हल्का सा बोझ कहीं दिल पर पड़ता है। अभी 8 भी नहीं बजे। दिन में बहुत सोया हूँ, कमरे में क्या करूँगा? फिर आज वर्मा भी नहीं आएगा। भट्टी का अर्धरी मेरे कमरे में सोएगा। राधा मेहरा अब सामान्य हो चुकी, मेरी परेशानी भाप लेती है। आप बैठिए ना थोड़ी देर और, कमरे में जाकर क्या करेंगे? वो तीनों हमें बाय कहकर कल आने के लिए कहकर चले जाते हैं। मैं सोफ़े पर बैठ जाता हूँ। राधा मेहरा मेज़ पर का सामान प्लेट्स वगैरह उठाकर किचन में ले जाती है। मैं कार्निस की ओर देखता हूँ। फ्रेम में कैद निक्की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, बाहर आने के लिए मचल रही है। डॉक्टर मेहरा आकर बैठती हैं तो कहता हूँ, अपनी बच्ची से मिलवाइए ना, कब आएगी? वो सर नीचे की सोच रही है। मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी जिसने उसे सोच में डाल दिया? छुट्टियों में अभी देर है, उसका स्कूल 7-8 किलोमीटर है। मैं हर संडे को उसे मिल आती हूँ। अब उसे कहूँ कि ना कहूँ कि किसी संडे को मुझे स्कूल साथ ले जाए, निक्की से मिलवाए? नहीं कहना चाहिए। वो मेरे अनपूछे प्रश्न का अंदाज़ा लगा लेती है। बात यह है कि मेरे साथ किसी भी मर्द को देखकर निक्की टेरिफाइड हो जाती है, डर जाती है। क्यों? वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। पिता के प्रेस से अभी तक मुक्त नहीं हुई। चाहे वो 2 साल की थी, लेकिन पिता को मुझे मारते पीटते गालियाँ देते उसने हर रोज़ देखा था। उसके अंदर पिता अब भी बैठा हुआ है, चीखता चिल्लाता जानवर। वो किसी भी मर्द को मेरे साथ देखती है तो उसके अंदर बैठा मरा हुआ पिता दहाड़ना शुरू कर देता है। वो टेरिफाइड हो जाती है। सिर्फ डॉक्टर मनचंदा हैं जिनसे वो खुलकर बोलती है, जिनकी प्रेजेंस में सहज महसूस करती है। इस औरत की ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। शायद तभी इसने कठोरता का कवच पहना हुआ है। किसी की भी हमदर्दी को बुरा मानती है। और निक्की, क्या छोटी सी बच्ची सारी उम्र अपने मरे हुए पिता की लाश उठाए रखेगी? उसका निर्मल मन पर कौन कौन से क्रूर दृश्य खुद गए होंगे जो किसी भी पुरुष को अपनी माँ के साथ देखकर उसे आतंकित कर देते हैं। निक्की के बारे में ये सब कुछ सुनकर उससे मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है।
क्या निक्की के कारण ही इस सुनहरे सेब के से किताबी चेहरे वाली डॉक्टर ने दूसरी शादी नहीं की? अब पता चलता है कि राधा मेहरा की उपस्थिति में मेरे अंदर खतरे का संकेत क्यों उठने लग पड़ता है। पहला निर्णय हमेशा ठीक होता है, तभी मेरा अंदर इसे देखते ही व्यू रचना को मजबूत करना शुरू कर देता है। आत्मा से इसे छूने के लिए निकलते हाथों को रोक देता है। शायद मैं डरता हूँ, इसलिए जब भी अवसर मिलता है राधा मेहरा को हर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अवचेतन बार बार चेतावनी देता है कि इसका मित्र बनकर, इसके समीप आकर इसका दुख, इसका काला रहस्य तुम्हें भी घेर लेगा, बांध लेगा। शारीरिक कष्ट सहने का मैं आदी हूँ, इससे कभी कभी भय नहीं लगता, लेकिन आज तक मन की घेराबंदी मजबूत रही है, किसी दीवार में कोई दरार नहीं पड़ी। शायद इस तरह कहकर जीने की आदत ने मुझे ड्रिफ्टर बना दिया है, यायावर बना दिया है। किसी भी शहर में कुछ साल गुजारता हूँ, जब शहर छोड़ता हूँ तो इसके साथ ही वहाँ के लोगों से, दोस्तों से, जो कोई भी समीप आ गया है उससे सारे संबंध टूट जाते हैं। नया शहर, नए जीवन, नए लोग। इसी वजह से मन की घेराबंदी अभी तक मजबूत है। हम दोनों शायद बहुत देर से चुप बैठे हैं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? और मैं हाँ में सर हिला देता हूँ। आपके दोस्त भट्टी की शादी हो रही है, रवि की भी हो जाएगी, फिर कैसे करेंगे? उसे मेरे जीने का तरीका मालूम हो चुका है। जानती है मैं परजीवी हूँ, पैरासाइट हूँ, लेकिन शायद वो नहीं जानती कि पैरासाइट्स सख्त किस्म के लोग होते हैं। डॉक्टर मेहरा, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा भट्टी और रवि का सहारा नहीं रहा। चला लेता हूँ, मेरा खर्चा ही क्या है। खाना एक वक्त खाता हूँ, कमरे के 40 रुपये देता हूँ और ख़रीद कर शराब पीता नहीं। फिर विदेशी मैगज़ीन में कोई आर्टिकल छप जाता है तो 3-4 महीने का खर्चा चल जाता है। अच्छा, आपको कभी बुरा नहीं लगता कि आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं? नहीं, आपने शायद नोट नहीं किया कि मेरे ऊपर खर्च करना लोगों को अच्छा लगता है। फिर भी मैं आने वाले कल के लिए भी कभी नहीं जीता, इसलिए इसकी फ़िक्र कि कल क्या होगा मुझे कभी नहीं होती। कल के डर से अपना आज ख़राब करने में मुझे विश्वास नहीं। आई लिव इन द मोमेंट। कोई काम करने का, किसी नौकरी का क्या मन नहीं करता? बंदी बंधाई आमदनी एक तरह की सुरक्षा तो देती ही है ना। ऐसा वो लोग सोचते हैं जो बंदी बंधाई ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा छोड़िए, अपने तांत्रिक गुरु से तो मिलवाइए, कुछ बातचीत हो जाए तो एक आर्टिकल लिख डालूं। मैंने ये बात बड़े हल्के ढंग से की है। वो जान जाती है कि इसमें मेरा विश्वास नहीं। मात्र आर्टिकल लिखने के लिए, पैसे कमाने के लिए उसके गुरु से मिलना चाहता हूँ। वो तो अमेरिका चले गए, उनके कई विदेशी शिष्य भी हैं। उन लोगों ने वहाँ एक योग आश्रम बनवा दिया है, जाने का खर्चा भी भिजवाया था। अब वो लेटर्स के माध्यम से मुझे शिक्षा देते हैं। आप तांत्रिक शब्दकोश ले गए थे, पढ़ा कि नहीं? हाँ देखा था, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसके लिए सबसे पहली शर्त है विश्वास। किसी भी चीज़ में, भगवान के किसी भी रूप में, नाम में, चाहे वो पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, एकाग्रता के लिए, ध्यान अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसे देखा ही नहीं, जिसके होने का सबूत नहीं, उसमें विश्वास क्यों कर किया जाए? क्या देखना ही सबूत होता है? आपके दादा की आपको याद है? वो बात बदल कर पूछती है। नहीं, मेरे जन्म से पहले ही वो मर गए थे। तो आपने उन्हें देखा नहीं? क्या इसका ये मतलब हुआ कि आपके दादा थे ही नहीं? वो मुस्कुरा कर पूछती है। उसके तर्क से मैं हार जाता हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। फिर बहस की मेरी आदत भी नहीं। शुरू से स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर जिया हूँ। तर्क का ज़िंदगी में कभी कोई स्थान नहीं। मुझे अचानक ख्याल आता है कि बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए। उठता हूँ। डॉक्टर मेहरा खाने के लिए पूछती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भूख नहीं। वो कहती है कि एक कप दूध पी लूँ। मैं बताता हूँ कि दूध अच्छा नहीं लगता। बीमार हूँ तो पी रहा हूँ, वरना इसकी शक्ल तक ना देखूँ कभी। वो मुस्कुरा कर कहती है, हाँ पीने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जवाब में मैं मुस्कुराता हूँ। अच्छा, निक्की छुट्टियों में आएगी तो ज़रूर मिल पाऊँगी। आप तो यहीं हैं ना? मैं बताता हूँ कि अब ये प्रदेश, ये शहर छोड़ने का मन नहीं करता। वहाँ की सुस्त ज़िंदगी अच्छी लगती है, यहीं रहूँगा। आप रोज़ तो लिखते नहीं, फिर दिन भर वक्त कैसे गुजरता है आपका? वो पूछती है। मैं उसे बताता हूँ कि सुबह से दोपहर तक आमतौर पर बिलियर्ड खेलता हूँ। आमतौर पर रोज़ 15-20 रुपये जीत भी लेता हूँ। उसके बाद दोपहर को खाना और सोना। शाम गुजारने की कोई परेशानी नहीं। कहीं ना कहीं महफिल जम ही जाती है। जब कुछ लिखना हो तो बिलियर्ड रूम नहीं जाता। अच्छी ज़िंदगी है, जलन होती है। हमें तो सुबह से शाम तक बीमारियों से घिरे रहना पड़ता है। मैं बाहर निकलता हूँ। वो बरामदे तक मेरे साथ आती है। पैशन फ्लावर्स की बेल हिलती है, मुझे विदा देती है।
डॉक्टर मेहरा की पतली सुनहरी सेब के रंग की बहाव ऊपर उठती है, नीचे आती है, अंधेरे को काटती हुई फिर ऊपर आती है और मुझे विदा देती है। कमरे में पहुंचता हूँ। भट्टी के अर्दली ने चारपाई बाहर बरामदे में लगाई है। उठकर मुझे जय हिंद साहब कहता है। उसे कमरे में सोने के लिए कहता हूँ। वो कहता है कि बाहर अच्छा लग रहा है, यहीं सोएगा। मैं लेटने से पहले लाइट बुझा देता हूँ। बिल्कुल हल्का महसूस कर रहा हूँ। शायद राधा मेहरा को हर्ट करने का कहीं ना कहीं मुझे अफसोस ज़रूर था। अब सुलह हो गई तो ठीक महसूस कर रहा हूँ। फिर नींद आने से पहले फ्रेम में कैद निकी का चेहरा याद आता है। बाहर निकलने के लिए मचलता हुआ मिलने का मन करता है, लेकिन राधा मेहरा ने तो कहा है कि पुरुष को देखकर वो डर जाती है। मुझे पता है उससे मुलाकात होगी और मुझे देखकर वो डरेगी नहीं। फिर हैरान हो जाता हूँ कि मुझे कैसे पता कि मुलाकात होगी। एक आध दिन में यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी और राधा से भविष्य में मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे राजभवन के मेहमान घर में आए 4 दिन हो चुके हैं। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो राधा मेहरा वहाँ नहीं थी। पास के गांव के डिस्पेंसरी का डॉक्टर छुट्टी पर गया था। कुछ दिन के लिए वो वहाँ ड्यूटी देने गई थी। जिस सुबह टाँके खुले उसी शाम राधा मेहरा ने वापस आना था। वर्मा ने हल्की सी सलाह भी दी थी कि राधा मेहरा को थैंक्स कहकर जाना चाहिए। डॉक्टर मनचंदा ने भी संकेत किया था कि डॉक्टर मेहरा शाम तक लौट आएंगी, लेकिन मैंने उससे मिलना ज़रूरी नहीं समझा था। रवि राजभवन की लंबी गाड़ी में मुझे वहाँ से ले गया आया था। मेहमान घर मुख्य भवन से थोड़ी दूर है, 3 कमरे हैं। रवि भी आजकल रात को यहीं मेरे पास रहता है। जिस दिन वहाँ पहुँचा था उस दोपहर राजभवन की नई कर्मचारी मिसेस खन्ना को देखा था। मेहमानों की देखभाल का काम वो करती थी, हाउसकीपर थी। सारी गृह व्यवस्था की जिम्मेदारी उस पर। उम्र कोई 40 के आसपास रही होगी। पति सीनियर ऑफिसर था, युद्ध में मारा गया था। ये नौकरी देकर उसकी सहायता की जा रही थी। दोपहर के भोजन के समय वो बार बार रवि को और खाने के लिए कह रही थी, लाड़ लड़ा रही थी। रवि के पिता ने मेरी ओर देखा। उनके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कान आई थी। जवाब में मैं भी हंसा था और हम दोनों समझ गए थे कि मिसेस खन्ना रवि की पूरी देखभाल कर रही है। इस औरत का जिस्म मादा जानवरों की तरह कसा हुआ है। पास होती है तो उसके शरीर से विशेष प्रकार की मादक गंध आती है जो जिस्म में झंकार सी पैदा कर देती है। रवि उठकर बाहर गया तो माँ ने कहा था कि मिसेस खन्ना की किसी और विभाग में नौकरी लगवा देनी चाहिए। उन्हें भी पता है कि बेटे का मिसेस खन्ना से चक्कर है। पिता ने जवाब दिया कि इससे कुछ होने वाला नहीं, शादी करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मुझसे शरारत में कहा, आई होप दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस। माँ की परेशानी पति के मजाक से ख़त्म हो गई थी। चेहरे पर भाव था कि आप पिता हैं, बेहतर जानते हैं। गेस्ट हाउस में पहली रात ही मुझे रहस्य समझ में आ गया कि रवि यहाँ मेरे पास क्यों रह रहा है। रात को मिसेस खन्ना सोने से पहले यहाँ का चक्कर लगाने आई थी तो रवि ने बाँह पकड़कर उसे वहीं बिठा लिया। उसने घबराकर मेरी ओर देखा तो रवि ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, संतोष को सब पता है। फिर उसने मुझसे कहा, अभी अभी बीमारी से उठा है, जा अपने कमरे में जाकर सो, और हाँ बहुत देर जागना तेरे लिए ठीक नहीं। मैं और मिसेस खन्ना उसका मतलब समझ गए थे। मैं हंसकर उठा था। जवाब में वो भी मुस्कुराई थी। उसके जिस्म से निकलती मादक गंध और तेज हो गई थी। मैं अध सोया था कि रवि कमरे में आया था। मुझे कहा था उसके कमरे में जाऊं, मिसेस खन्ना मेरे लिए भी मांग गई है। मैंने ना में सर हिलाया था। रवि ने लालच दिया था, फैंटास्टिक है, चला जाऊं, ज़िंदगी भर का मज़ा आ जाएगा। मैंने फिर इनकार किया था तो वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया। तेरी किस्मत बेटे, यू आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। वर्मा, भट्टी और जूही भी बहुत वक्त यहीं गेस्ट हाउस में गुजारते हैं। आज सुबह रवि ने माँ से कहा था कि मेरे ठीक होने की पार्टी दी जाए। माँ ने पूछा किस किस को बुलाना है। रवि ने बताया कि दोस्तों के अलावा हॉस्पिटल से डॉक्टर मनचंदा और डॉक्टर मेहरा को भी बुलाया जाए। माँ ने डॉक्टर मनचंदा को फ़ोन किया कि उन्हें डॉक्टर मेहरा के साथ 7 बजे राजभवन आना है। मेरे ठीक होने की पार्टी दे रही हैं। मैंने रवि की काली पैंट और काला प्लोवर डाल लिया है। अभी पार्टी में थोड़ी देर है। रवि के पिता का गेस्ट हाउस से मैसेज आया कि आज बिलियर्ड की एक गेम हो जाए। बिलियर्ड रूम में पहुंचता हूं। वहां पूछते हैं कि गेम पॉइंट्स पर खेलनी है या टाइम के हिसाब से। फिर घड़ी देखकर कहते हैं पॉइंट्स रहने दो, 1 घंटे की गेम हो जाए, जिसके ज़्यादा पॉइंट्स बने वो जीता। हम खेलना शुरू करते हैं। बैरर उनको विस्की का छोटा पैक देता है, ट्रे में आगे करता है। मैं इनकार कर देता हूँ। आज मेरा हाथ जम नहीं रहा। 20 मिनट में वो मुझसे 30 पॉइंट्स की लीड ले चुके हैं। पूछते हैं क्यों, थोड़े दिनों में खेलना भूल गए या जानबूझकर मुझे चिता रहे हो। मैं बताता हूँ कि पता नहीं क्या बात है, कंसंट्रेट किया ही नहीं जा रहा।
वो कहते हैं कि इसलिए खेल का मज़ा नहीं आ रहा। फिर पूछते हैं ऑपरेशन हुए कितने दिन हो चुके। मैं थोड़ा सोच कर जवाब देता हूँ, 15 दिन तो हो ही गए होंगे। तो ठीक है, कहकर वो बेरर से मेरे लिए जिंक का पैक बनाने के लिए कहते हैं। शायद मेरे चेहरे पर हल्का सा इनकार है। हंसकर कहते हैं, जिनसे कुछ नहीं होता। मैं जब फ़ौज में था तो एक बार पेट का ऑपरेशन हुआ था, टाँके खुलने से पहले पीनी शुरू कर दी थी। कम ऑन, बी अ मैन। मैंने जिंक का पैक 2 लंबे घूंटों में ख़त्म कर दिया। बैरल का दूसरा पैक बनाने के लिए कहता हूँ, वो भी दूसरा पैक लेते हैं। हम दोनों चीयर्स करते हैं। अब खेल जमा है। मैं छोटे छोटे सिप लेता हूँ। अपनी बारी आने पर उनकी लीड घटा देता हूँ। अब सिर्फ 5 पॉइंट्स की रह गई है। वो अपना पाइप चलाते हैं। मैं बैरल की तरफ देखता हूँ। वो सिगरेट ट्रे आगे बढ़ाता है। मैं एक सिगरेट सुलगा लेता हूँ। वो मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें ड्रिंक देकर मैंने गलती कर ली। नाउ यू हैव गेट योर ओल्ड टच। मिसेस खन्ना कमरे में आती हैं, बताती हैं मेहमान आ गए हैं, मैम साहब ने बुलाया है। वो घड़ी देखकर कहते हैं 20 मिनट के बाद आएंगे। अब उनकी बारी है। खेलना शुरू करते हैं। रवि और भट्टी बिलियर्ड रूम में आ जाते हैं। मेरे हाथ में शराब का गिलास और सिगरेट देखकर उनकी बाँछें खिल जाती हैं। पापा कौन जीत रहा है? रवि पूछता है। पहले तो मैं जीत रहा था, इसको शराब ऑफर कर दी, एक ही पैक पीकर 25 पॉइंट्स जीत गया है। भट्टी कहता है, सर इसके ठीक होने की खुशी में एक पैक हमारे साथ भी हो जाए। वो मुस्कुरा कर कहते हैं, भट्टी तुम्हें तो पीने का बहाना चाहिए। तुम्हें देखकर एक किस्सा याद आता है। एक किसान था, उसे पीने की बहुत आदत थी। रोज़ रात को देसी की एक बॉटल ख़त्म करता था। लड़के जवान हो गए। बाप को समझाया कि रोज़ ना पिया करे, किसी मौके पर पीने में कोई हर्ज नहीं। बाप मान गया, लेकिन अगली शाम फिर बोतल खोल कर बैठ गया। लड़कों ने शिकायत की कि फ़ैसला तो ये हुआ था कि कोई खुशी का मौका होगा तो पिया करेंगे। पिता ने बड़े प्यार से बताया, आज बहुत खुशी का दिन है। लड़कों ने पूछा कि कैसे, क्या हुआ? बाप ने हंसकर बताया कि पड़ोसियों की गाय ने आज बछड़ा पैदा हुआ है। ये खुशी का मौका नहीं तो और क्या है? रवि और बट्टी ने ग्रेट कहकर कहकहा लगाया। हम चारों ने पैक लिया। रवि ने शिकायत की, पापा ये जिन क्यों पी रहा है, लेडीज़ ड्रिंक? उन्होंने राज भरी मुस्कान से कहा, सनी यू आर ऑलवेज अ फूल। इसे जिन ही पीने दो। विस्की की बू आ गई तो तेरी माँ के साथ मुझ पर भी बसेगी। वो घड़ी देखकर बताते हैं कि 10 मिनट की गेम बाकी है। वो फिर मुझसे 15 पॉइंट्स की लीड ले चुके हैं। आखिरी बारी मेरी है। आज मुझे उन्हें बीट करना ही है। मैं अपने आप को सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मेरी बारी के सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। शराब पीने के बाद शरीर में ताजगी आ गई है। कंसंट्रेशन बढ़ गया है। रवि और भट्टी को देखकर कहता हूँ, एनी बेट्स? भट्टी 50 रुपये मेज़ पर रखकर कहता है, आज मैं नहीं जीतूँगा। मैं रवि की ओर देखता हूँ। वो मेरी तरफ से बैट लगाता है और 50 रुपये मेज़ पर रख देता है। मुझे उन्हें हराने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। उनसे 5 पॉइंट्स आगे निकल जाता हूँ। भट्टी गाली देता है, ब्लडी गैम्बलर। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि हारने के बाद गाली नहीं देनी चाहिए। रवि भट्टी के 50 रुपये उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। भट्टी उसे जलती आंखों से देखता है। जवाब में रवि आंख दबाकर मुस्कुरा देता है। मिसेस खन्ना फिर आकर कहती हैं कि मेहमान आ गए हैं, बड़ी मेम साहब अभी बुला रही हैं। हम अपना अपना पैक ख़त्म करके बिलियर्ड रूम से बाहर आ जाते हैं। हमारे बैठक में प्रवेश करते ही सब खड़े हो जाते हैं। राधा मेहरा ने गेरुआ रंग की साड़ी पहनी हुई है और कान में बड़े बड़े जिप्सी रिंग्स। वो खड़ी हैं तो रिंग्स हिलते हैं। उसके गालों पर छोटे छोटे साए बनते हैं, मिटते हैं। रवि की माँ उसका परिचय कराती है। ये हमारी बेटियाँ डॉक्टर राधा मेहरा हैं। संतोष की इसने बहुत देखभाल की है। वो हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते सर कहती है। वो आगे बढ़ते हैं। उसके कंधे पर अपना बड़ा हाथ रख कर अपनी ओर करते हैं। माथा चूमकर कहते हैं, घर में सर नहीं कहते, फिर तुम्हें तो हमारी वाइफ ने बिटिया बना लिया है। मैं उसे गुड इवनिंग डॉक्टर मेहरा कहता हूँ। वो बड़ी बेदिली से मुझे गुड इवनिंग कहती है। जानता हूँ मिलकर नहीं आया था, गुस्सा है जायज़। रवि की माँ मेरी ओर देखती है। मेरे चेहरे पर आई अतिरिक्त लाली को यानी कि ब्लशेस को देखती हैं और मिसेस खन्ना से कहती हैं, थोड़ी कालिक ले आओ, हमारे बेटे को नज़र ना लग जाए। जवाब भट्टी देता है, नज़र और इसे, मेरी सारी रेजिमेंट इसे दिन भर देखती रहे तो भी नज़र ना लगे। कह कहा बुलंद होता है। मिसेस खन्ना काजल की डिबियाँ लाती हैं। वो छोटी उंगली से काजल छूकर मेरे कान के पीछे लगाती हैं। मैं डॉक्टर मेहरा से पूछता हूँ, क्या बात है, डॉक्टर मनचंदा नहीं आए? एक सीरियस केस आ गया था, वो वहीं हैं। बड़े साहब जूही से पूछते हैं, क्यों बिटिया, शादी कब की तय की है?
जब भट्टी के पास शादी के पैसे होंगे तभी, जूही ने जवाब दिया। तो फिर सारी उम्र कुंवारी बैठी रहना, रवि ने फिक्रा चुस्त किया।